गुड इवनिंग मित्रों, नमस्कार। आज एक बार फिर से एक छोटी सी वीडियो के साथ में हूँ। और जब से मैंने एनडीटीवी के अडानी ग्रुप द्वारा अधिग्रहण की बात सुनी है, तब से बड़ा बेचैन सा मन है कि आखिर इस देश में हो क्या रहा है। आखिर क्या आवश्यकता है कि एक मुनाफाखोर व्यापारी जो है, मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसमें क्यों आ रहा है? क्या अडानी के पास व्यापार करने के, पैसा कमाने के साधन नहीं है? ढेर सारी कंपनियों के बावजूद आखिर अडानी किसी भी हाल में एनडीटीवी को क्यों अधिग्रहित करना चाहते हैं? ये चिंता का विषय है, सोचने का विषय है, विचार करने का विषय है। ये जो अधिग्रहण का प्रयास अडानी ग्रुप द्वारा किया जा रहा है, एक्चुअली इसे शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण कहते हैं। पूरी कहानी मैंने जानने, समझने, पढ़ने की कोशिश करी, तो जो मुझे पता चला है, जो मैं जान सका हूँ, वो ये है कि अडानी ग्रुप का प्रयास था। उन्होंने जो है एनडीटीवी ग्रुप से 26% शेयर खरीदने की पेशकश करी थी, और एनडीटीवी ग्रुप ने इनके इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, यह कहते हुए कि ये उचित नहीं है। उसके बाद इन्होंने क्या किया? एक षड्यंत्र है मित्रों। इस षड्यंत्र को हम सबको समझना पड़ेगा। ये खेल जो चल रहा है देश में, सब कुछ जो है नियंत्रित करने का, ये एक तानाशाही की तरफ देश को ले जाने का एक अप्रत्यक्ष प्रयास है, जिसे हम सबको समझना पड़ेगा। अब समय आ गया कि हम समझें। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि एनडीटीवी ने जिस फर्म से कर्ज लिया हुआ था, उस फर्म के साथ एनडीटीवी की ये शर्त थी कि अगर हम कर्ज चुका पाने में असमर्थ हो जाएंगे कभी, तो जो हमारा कर्ज है वो इक्विटी में बदल जाएगा, यानी शेयर्स में तब्दील हो जाएगा। लेकिन उस शर्त के साथ ये भी जुड़ा था कि दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और सहमति के बाद ऐसा होगा। अब जब प्रस्ताव को ठुकरा दिया एनडीटीवी ने अडानी की 26% शेयर खरीदने का, तो इन्होंने क्या किया कि जिस कंपनी से एनडीटीवी ने कर्ज लिया था, चोरी चुपके उस पूरी कंपनी को इन्होंने खरीद लिया। और हद तो ये हुई कि खरीदने के बाद एनडीटीवी की बिना किसी सहमति के इन्होंने जो कर्ज के रुपए थे उसको इक्विटी में तब्दील कर दिया, जो हुए 29.18%। इसे हॉस्टाइल टेक ओवर कहते हैं दुनिया भर में। भारत में अंबानी ग्रुप ने भी मीडिया जगत के साथ पहले ऐसा किया था। शत्रुतापूर्ण टेक ओवर है ये षड्यंत्र है, सीधा षड्यंत्र है ये। उस मीडिया घराने को खरीदने का जो सरकार की हाँ में हाँ नहीं मिला पाती है, रवीश कुमार को दबाने का, उनकी आवाज़ को दबाने का, एनडीटीवी की आवाज़ को दबाने का एक षड्यंत्र मात्र है। लोकतंत्र में ये नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र की गरिमा के विपरीत है। अगर हम यूं ही हिंदू मुस्लिम करते रहे तो शायद बड़ी विकट स्थिति में देश को पहुंचा देंगे ये नेता। आखिर मंशा क्या है सरकार की? सरकार क्यों डरती है मीडिया से? क्यों हमारे प्रधानमंत्री मीडिया के सामने आने से घबराते हैं? विश्व का शायद ही कोई ऐसा राष्ट्राध्यक्ष हो जो मीडिया के सामने ना आता हो। और हमारा प्रधानमंत्री है जो 8 सालों से, जब से ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बना इस देश का, आज तक इसने साहस नहीं जुटा पाया कि ये मीडिया के सामने आए। मीडिया के प्रश्नों का उत्तर देने से भागते हैं और बंद कमरे में बैठकर मन की बात करते हैं, लिखी लिखाई भाषा का इस्तेमाल करते हैं, पढ़ते हैं नोट्स। कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है। एक भी कोई ऐसी योजना बताइए आप इस सरकार की, हिंदूवाद को छोड़कर। धारा 370 को हटाया इन्होंने, अच्छा किया, राष्ट्रहित में चलेगा, एक अच्छी बात किया इन्होंने। उसके अलावा कोई ऐसा इनका कानून जो राष्ट्र को बदलने वाला हो तो बताइए हमें। आरटीआई कांग्रेस ने लाया, भ्रष्टाचार को रोकने का उससे बड़ा हथियार आज तक नहीं कोई साबित हुआ।
उस आरटीआई को भी इस सरकार ने कमज़ोर करने का ही प्रयास किया है जहाँ कहीं इसको अवसर मिला है। तमाम ऐसी सूचनाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है जिसको आप आरटीआई से भी नहीं मांग सकते हैं। राइट टू एजुकेशन कांग्रेस ने लाया। नरेगा एक ऐसी योजना थी, चल रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन नरेगा जैसी योजना या उसमें सुधार का काम करना चाहिए था। नरेगा का मतलब आप काम करिए, अपना हक लीजिए और जीवन यापन करिए। इन्होंने क्या किया, ये मुफ्त का राशन बांट रहे हैं और कमज़ोर कर रहे हैं लोगों को। कोरोना बीते जाने कितने महीने हो गए, अभी भी मुफ्त का राशन मिल रहा है। युवाओं को जो है कमज़ोर किया जा रहा है इन सारी चीज़ों से। खैर ये जो है वो है। आप ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को देखिए। अगर सच में आप निष्पक्ष हैं तो अपने हृदय पे हाथ रख कर कहिए कि ये कार्रवाइयाँ उचित हैं, क्या ये सेलेक्टिव नहीं है, उचित हैं। ये तो मैं भी कहूँगा, जिन पे भी कार्रवाई हो रही है वो सब भ्रष्टाचारी हैं। लेकिन क्या सारे भ्रष्टाचारी विपक्ष में ही हैं? ये टारगेटेड कार्रवाई नहीं है। जो कोई भ्रष्टाचारी भाजपा में चला जा रहा है वो जो है साफ सुथरा हो जा रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि इससे साफ साफ एविडेंस मिलता है, ये प्रमाणित करता है कि जो संस्थाएं हैं, जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं, सीबीआई, ईडी जैसी, ये सारी संस्थाएं जो है सरकार के अधीन हो चुकी हैं। पहले भी थी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पहले नहीं थी, लेकिन अब बद से बदतर स्थिति हो गई है। अब सच में मुझे जिस उम्मीद से सरकार को बदला गया था, मैं भी वोट देता रहा हूँ लगातार इधर कुछ 2-3 चुनावों से इसी सरकार को, इस आशा से कि ये सरकार पिछली सरकार से बेहतर साबित होगी। लेकिन अब वो आशा मेरी निराशा में बदलती जा रही है। क्या बदल चुकी है? कहीं से भी मुझे नहीं दिख रहा है कि ये सरकार कोई ऐसा कानून लाने जा रही है, कोई ऐसा परिवर्तन लाने जा रही है जिससे देश में कोई बदलाव हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ बेफजूल की चीज़ें हो रही हैं। स्पष्ट बहुमत की सरकार है, फिर भी जो आवश्यक चीज़ें थी, जो कानून थे, वो आज तक नहीं बनाए गए जिनकी ज़रूरत थी। सिर्फ उन कानूनों पे काम किया जो उन्माद फैलाने वाले हैं, जो समाज को बांटने वाले हैं। ज़रूरी वो भी हैं, लेकिन वो सेकेंडरी थे। प्राइमरी चीज़ों पे कहाँ काम हुआ? नई शिक्षा नीति लागू की गई, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो धरातल पे उतरनी तो चाहिए। कहीं से कोई सुधार मुझे नहीं दिख रहा है व्यक्तिगत रूप से। आप जाने कितना संतुष्ट है मैं नहीं कह सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि अब बदलाव का समय है, अब आवाज़ उठाने का समय है। एनडीटीवी को ख़रीदने का जो प्रयास है, ये साफ साफ षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र है कि कोई इनके खिलाफ ना बोले, कोई सरकार के विरुद्ध ना बोले, सब लोग हाँ में हाँ मिलाते रहें सरकार के। ये लोकतंत्र का स्वरूप नहीं है, ये तो तानाशाही का स्वरूप है। लोकतंत्र में अगर पत्रकारिता मर जाएगी, पत्रकार मर जाएंगे, वैसे ही व्यक्तिगत रूप से तमाम पत्रकार जो है बिके हुए हैं, बेशर्म हो चुके हैं, पैसे की लालच में, लोभ में अपना सारा ज़मीर बेच चुके हैं। ऐसे में अगर चंद्र जो है ये मीडिया घराने अगर बचे हैं तो इन्हें तो जीवित रहना चाहिए। क्या हम इतने कमज़ोर हो गए हैं कि मुट्ठी भर नेता जैसे चाहें भीड़ की तरह हमें हाँकते रहें और हम जो है चलते रहें? चिंतन का समय आ गया। चिंतन करिए, अब सारे लोग चिंतन करिए। कि हो क्या रहा है, असल में क्या हो रहा है। 14 लाख करोड़ के
कर्ज माफ़ कर दिए जा रहे हैं। और आम जनता को, अभी आपने सुना होगा कि सीनियर सिटीजन्स के लिए रेलवे में कुछ छूट थी, उस छूट को ख़त्म कर दिया गया। सरकार का कहना था कि रेलवे के पास इतना बजट नहीं है, कर्ज माफ़ करने के लिए बजट है और सीनियर सिटीजन के लिए कुछ 100, 150, 200 करोड़ रुपए का सालाना खर्च आता था उस पर, उसके लिए पैसे नहीं है। 14 लाख करोड़ रुपए माफ़ करने के लिए पैसे कहाँ से आए, किसके पैसे थे वो? और उससे भी बड़ी बेशर्मी देखिए आप, जब पब्लिक डोमेन से दबाव बना इस मुद्दे को लेकर कि सीनियर सिटीजन की सुविधाएं बहाल रहनी चाहिए, तो इन बेशर्मों ने क्या किया? मैं बेशर्म ही कहूँगा जो अधिकारी बैठे हैं, जो ये नियम कानून बनाते हैं, कि उन्होंने कहा कि ठीक है ये सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन नया कानून एक लेके आए हैं कि 1 साल का बच्चा भी अगर है रेलवे में यात्रा कर रहा है तो उसके लिए एक बर्थ बुक करानी पड़ेगी आपको। माय गुडनेस, मैंने दुनिया में ऐसी संवेदनहीन निर्णय नहीं देखे हैं। मैं कह रहा हूँ अगर मेरे पास 1 साल का बच्चा होता तो मैं देश का वो पहला नागरिक होता जो इस कानून को तोड़ता, बार बार तोड़ता, हर बार रेलवे में यात्रा करता बिना उसका टिकट लिए, और देखता मैं ये क्या कर पाते हैं। ये कोई प्रश्न उठाने वाला नहीं। इतनी बड़ी भक्ति पैदा हो गई है धर्म और जाति के नाम पे कि कोई प्रश्न नहीं उठाने वाला है कि 1 साल के बच्चे के टिकट लगाने के पीछे क्या सोच है, कैसी मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं कि एक माँ 1 साल के बच्चे को ले जाएगी तो पूरा बर्थ बुक कराएगी उसके लिए, अपनी गोद में लेके उसे नहीं सो सकती अपनी बर्थ पे। हद होती है बेशर्मी की, संवेदनहीनता की। लंबी लंबी बातें करने से देश नहीं चलता है मित्रों। सिर्फ लंबी लंबी बातें हो रही हैं, सिर्फ लंबी लंबी बातें हो रही हैं। असल में आपके जीवन में फ़र्क लाने वाली कोई चीज़ नहीं हो रही है। हकीकत यही है, लूटा जा रहा है पैसे को, आपको पता भी नहीं चल रहा है, दूसरे ढंग से लूटा जा रहा है। जो नेता मंत्री खाते थे उस पैसे को कम करके जो है चंदे के नाम पे पार्टी अब खा रही है दूसरे तरीके से। हम आप समझ नहीं पा रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो चंदे का खेल है ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है इस देश में, सबसे बड़ा कारण है। जब तक इसे ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक भ्रष्टाचार ख़त्म हो ही नहीं सकता इस देश से। जब आपके शीर्ष सत्ता पे बैठे लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं चंदे के नाम पे, तो नीचे तो भ्रष्टाचार होगा ही होगा। ये प्रश्न पूछने वाला है ना। जितने भाजपा के लोग हैं मैं उनसे पूछ रहा हूँ कितना कितना चंदा दिया इन्होंने पार्टी के फंड में। शायद बिरले होंगे जो चंदा दिए होंगे। उसके बाद फिर याकूत संपदा कहाँ से आई पार्टी के पास? क्या भ्रष्टाचार का पैसा नहीं है? एक व्यक्ति को आप 3 लाख 4 लाख करोड़ कर्ज दे देते हैं। वो एक आम आदमी जब बैंक में 50,000 1 लाख रुपए लेने जाता है तो ढेर सारे नियम हैं, सिविल ख़राब है आपकी, ये है वो है। मैं नहीं समझ पाता हूँ कि आखिर अडानी ग्रुप को जो मुझे जानकारी है लगभग 3-4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है उनके ऊपर सरकारी बैंकों का। एक अर्थशास्त्री का मैं पढ़ रहा था आर्टिकल, उसका कहना था कि अगर अडानी भाग जाए देश से तो बैंकिंग सिस्टम बर्बाद हो जाएगा देश का। उसको इतना कर्ज दिया गया है। मतलब कितनी ऊंची सिविल है उसकी, उस व्यक्ति की, उस एक व्यक्ति की कितनी ऊंची सिविल है। बैंक से कर्ज दिलवा के उसको बैंक के खरीदार बना दे रहे हैं आप। सारी सरकारी संस्थाओं को आप बेचते जा रहे हैं। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन कोई बहुत बुरा नहीं है, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए उसकी भी। सारी देश की संपत्ति आप किसी 1, 2, 3 व्यक्तियों में बांट देंगे तो ये तो राजतंत्र आ जाएगा फिर से देश में। ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं हम लोग? अगर प्राइवेटाइजेशन हो ही रहा है, मान लीजिए कि कोई विकल्प नहीं है, वैसे विकल्प है, इन सरकारी संस्थाओं को सुधारा जा सकता है। दोषी भी इसमें हैं वो कर्मचारी अधिकारी जो आज़ादी के बाद से लगातार सरकारी पदों पर रहे हैं। उन बेशर्मों ने बहुत बड़ी कमी की है।
उन सब के नकारापन, निकम्मेपन का ये जो है परिणाम है आज, दुष्परिणाम है आज। ये सारे भ्रष्टाचारी कर्मचारी जिन्होंने जो है सरकारी संस्थाओं को अपने बाप की जागीर समझ लिया और ध्वस्त करके रख दिया। बिजली विभाग को एग्जाम्पल ले लीजिए आप, अभी 5-7 साल पहले की स्थिति, क्या आज भी वही स्थिति है? ये सारा बिल लूट के खा जा रहे हैं। तो प्राइवेटाइजेशन में संपत्तियां बंटनी चाहिए अधिक से अधिक लोगों के बीच में। ये नहीं कि सिर्फ अडानी और अंबानी को दे दिया जाए सब कुछ। और भी उद्योगपति हैं छोटे बड़े, संपत्तियों का बंटवारा होना चाहिए ताकि ढेर सारे लोग रहें जिनके पास ये संपत्तियां रहें। जिस ढंग से अडानी को संपत्तियां देश की दी जा रही हैं, वो तो लग रहा है कि आने वाले समय में देश का राजा हो जाएगा। ये कौन सा वाद है? प्रधानमंत्री जी परिवारवाद की बात करते हैं, जातिवाद की बात करते हैं। ये वाद नहीं है, ये मित्रतावाद है। ये सबसे भयानक वाद है। ये परिवारवाद से भी भयानक वाद है। ये जातिवाद से भी भयानक वाद है कि आप अपने किसी मित्र को इतना मजबूत बनाए जा रहे हैं। पूरे देश की सारी जो सार्वजनिक संपत्तियां थी बेचे जा रहे हैं, जो आज़ादी के बाद से कैसे कैसे खड़ी की गई थी दशकों में। अरे उनमें सुधार भी किए जा सकते हैं, सिस्टम बनाया जा सकता है, कानून में संशोधन किया जा सकता है, कर्मचारियों पे सख्त कानून बनाए जा सकते हैं। इसका सलूशन सिर्फ यही नहीं कि बेच के आप किनारे हो जाएं। पूरे देश की सार्वजनिक संपत्ति को प्राइवेट हाथों में बेच देना तो देश को बेच देने की तरह है। ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई थी? याद करना चाहिए आप सभी लोगों को। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी ही थी जिसने धीरे धीरे पूरे देश को अधिग्रहित कर लिया। फिर कितनी लंबी लड़ाई के बाद हमें आज़ाद होना पड़ा। क्या कल को ऐसा नहीं हो सकता कि अडानी ग्रुप जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह व्यवहार करने लगे, जाके विदेश में बस जाए, वहाँ की नागरिकता ले ले, वहाँ से शासन करे इस देश पे? क्योंकि सारी संपत्तियाँ, सार्वजनिक संपत्तियाँ उसकी हो जाएंगी तो सारी पूंजी उसकी हो जाएगी। देश के संसाधन का 80 से 90% जो है चंद लोगों के हाथों में है। चंद लोगों मतलब उंगलियों पे आप गिन सकते हैं। ये कोई 1000-2000 की संख्या भी नहीं है, ये सैकड़ों की संख्या सिर्फ है। 130-40 करोड़ के बीच 100 लोग ऐसे हैं जिनके हाथ में देश का 90% संसाधन है। एक तरह का लोकतंत्र ही है, एक तरह का राजतंत्र ही है। ये वो राजा है, हम सब नौकर होते जा रहे हैं। एक प्राइवेट कंपनी में काम करने में और एक सार्वजनिक कंपनी में काम करने में कितना फ़र्क होगा, जो कर्मचारी रहा होगा वो समझ सकता है। जब आप एक सार्वजनिक कंपनी में जाते हैं तो आपको महसूस होता है कि आप भी इसके हिस्सेदार हैं। एक प्राइवेट कंपनी में आप नौकर की तरह काम करते हैं। वो जो फीलिंग है, वो फीलिंग ख़त्म हो जाएगी अगर सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा तो। अजब गजब का शास्त्र है, अजब गजब का शास्त्र है इस सरकार का कि जनता के टैक्स के पैसे से हवाई अड्डा बनाओ, साल बाद उसे बेच दो। ये कौन सा भाई अर्थशास्त्र है? आप उस प्राइवेट वाले को ही कहिए ना कि वो अपने पैसे से बनाए। हमारे टैक्स के पैसे से तुम जो हवाई अड्डा बनवा रहे हो, बेच दे रहे हो मित्र को अपने। तो मेरा अंत में यही कहने का मतलब है कि एनडीटीवी का जो अधिग्रहण हो रहा है, अधिग्रहण करने का प्रयास किया जा रहा है, ये शत्रुतापूर्ण प्रयास है। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि किसी व्यापारिक घराने का, मुनाफाखोर कंपनियों की क्या ज़रूरत है उस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में घुसने की। मैं तो कह रहा हूँ जो पहले से हैं उन्हें भी ख़त्म किया जाना चाहिए। ये सारे जो है सार्वजनिक क्षेत्र में होने चाहिए। और मैं उन पत्रकारों से भी अपील करूंगा, रवीश कुमार जैसे पत्रकारों से और रवीश कुमार से,
कि आप सब लोग मिलकर एक मीडिया घराना बनाइए। अब समय आ गया है खुलकर लड़ने का, सामने आने का। आप सब मिलकर जो है एक मीडिया घराना बनाइए। हम सब पैसा देंगे। क्राउड फंडिंग के लिए जो है वेबसाइट बनाइए। इस देश का हर वो व्यक्ति जो निष्पक्ष रहना चाहता है, जो राष्ट्र का सच में विकास करना चाहता है, जो लोकतंत्र का सम्मान करता है, लोकतंत्र की रक्षा करना चाहता है, वो हर व्यक्ति डोनेशन देगा। मैं वो पहला व्यक्ति हूँ जो डोनेशन दूंगा। अगर रवीश कुमार और उनके जैसे जो भी निष्पक्ष पत्रकार हैं, जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट लेके आते हैं, पूरा देश देखेगा उसको। बाइकाट कर देंगे हम लोग अन्य ये व्यवसायिक घरानों द्वारा चलाए जा रहे हैं ये न्यूज़ चैनलों का। करना चाहिए बहिष्कार। तमाम साधन मीडिया के हैं, यूट्यूब है, पर्याप्त है अपनी बात रखने के लिए। तो मैं यही आग्रह करूंगा, यही अपील करूंगा कि एनडीटीवी का जो अधिग्रहण किया जा रहा है, ये अधिग्रहण नहीं, ये असल में जो है साजिश है। ये अडानी की साजिश है। ये सरकार से जुड़े लोगों की साजिश है कि कोई एक व्यक्ति न रह जाए जो इनके विरुद्ध बोल पाए। आप सारे घटनाक्रम देख रहे हैं। मैं नहीं समझता हूँ कोई समझता नहीं है कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। हिंदूवाद और हिंदू तो ये बस एक वो है, दिखाने वाला चेहरा है। असल चेहरा तो कुछ और है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि लोकतंत्र इस देश में जीवित रहे, देश सच में प्रगति करे, बताइए। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ राहुल गांधी की, न तो मैं कांग्रेसी हो गया हूँ, न तो मैं कांग्रेसी होने जा रहा हूँ। लेकिन विडंबना देखिए देशवासियों की। एक सच बोलने वाले को पप्पू कहते हैं हम, कि पप्पू है। मैं समझता हूँ कि एकमात्र राजनेता है इस देश में जो अधिकतम सच बोलता है, और सिर्फ झूठ बोलने वालों को जाने हमने कहाँ बैठा दिया है। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि सरासर झूठ बोल रहे हैं ये लोग। एविडेंस है, प्रमाण है। इनके वीडियोस देख लीजिए, आज के 5 साल पहले के, 10 साल पहले के, 15 साल पहले के। तब उन्होंने क्या कहा, अब उन्होंने क्या कहा, अब वो क्या कह रहे हैं। सिर्फ झूठ का पुलिंदा मिलेगा आपको। ऐसे झूठे लोगों को हमने महान बना दिया और सच बोलने वालों को पप्पू बना दिया। वाह रे देशवासियों, अफगानिस्तान बन जाएंगे, याद रखिए। मैं सबके लिए कह रहा हूँ, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जातिवाद से ऊपर निकलिए, धर्मवाद से ऊपर निकलिए, देश की सोचिए। दुनिया में परिस्थितियाँ बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। अफगानिस्तान हो जाएंगे आप सब लोग। खासकर मैं मुसलमानों से कहना चाहूँगा कि कट्टरता से बाहर आइए। मैं भीख मांगनी पड़ेगी कटोरा लेकर। अफगानिस्तान, सीरिया, नाइजीरिया को देख लीजिए, क्या हासिल हुआ। धर्म के नाम पे लड़के कट्टरता फैला के भीख मांगने को मजबूर हैं लोग, पेट भरने को मजबूर हैं लोग। इतने समृद्ध देश में हैं, ये प्रकृति का एहसान मानिए। इस देश की सुंदरता को कायम रहने दीजिए। धर्म सबका व्यक्तिगत विषय है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। आप धार्मिक है तो घर में धार्मिक रहिए, अब दूसरे को धार्मिक बनाने की चेष्टा मत करिए। अपनी सोच को अपने तक सीमित रखिए, अपनी सोच को थोपिए मत दूसरों पे। भारत की तरक्की, भारत की उन्नति हिंदू राष्ट्र या इस्लाम राष्ट्र बन जाने से नहीं है।
बल्कि यहाँ के नागरिकों के योग्य बनने से है। आज जब दुनिया विज्ञान की तरफ अग्रसर हो रही है, वैज्ञानिक पद्धति से, वैज्ञानिक पढ़ाई पे जोर दिया जा रहा है, विज्ञान जाने कहाँ से कहाँ जा रहा है, और हम जो है 1000 साल पुराने धर्मों के लिए लड़ रहे हैं कि हमारा वाला बड़ा, तुम्हारा वाला छोटा, जो सब झूठ का पुलिंदा है। विज्ञान साबित कर चुका है सबको झूठा। कभी वैज्ञानिक खोजों से कंपेयर करके देखिए धर्मों को, क्या सत्य मिलेगा उसमें आपको। अरे सब परिकल्पनाएं थी उस दौर के लिए, आज के लिए वो सब अनुपयोगी साबित हो चुका है। धर्मों ने सिर्फ हिंसा फैलाई है दुनिया में। जितने भी युद्ध लड़े गए हैं सबका मूल कारण धर्म रहा है। लाखों करोड़ों लोग मारे गए हैं धर्मों के नाम पे। कभी ईश्वर बचाने आया आपको? कभी अल्लाह बचाने आया आपको? दंगे में मार दिए जाते हैं तो बचाने आता है क्या कोई? अभी मुझे याद है पिछली बार जो दंगा हुआ था, 16 साल के बच्चा एक गोली से मर गया। अल्लाह ने क्यों नहीं बचा लिया उसको आके? या कोई हिंदू जब मारा जाता है तो क्यों नहीं भगवान प्रकट हो जाते हैं बचाने के लिए? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा मानना है। विज्ञान भी प्रमाणित कर चुका है। मैं ये नहीं कह रहा, मेरा मानना है, विज्ञान ने इसको प्रमाणित कर दिया है कि जिस ढंग से धर्मों में कल्पना की गई है ईश्वर की, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम सरासर कुछ नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ इस सृष्टि की रचना कैसे हुई, बहुत बड़ा विषय है ये। इस रचनाकार के लिए हम लड़ रहे हैं। उस रचनाकार की कल्पना नहीं कर सकते हैं आप, उसकी विशालता की कल्पना नहीं कर सकते आप। उसके बारे में किताब क्या आप लिखेंगे, उसके चरित्र चित्रण क्या आप करेंगे? असंख्य असंख्य प्लैनेट्स हैं हमारे धरती जैसे। सूरज से आंख नहीं मिला पाते हैं आप या हम। कभी सूरज की तरफ देखिए, आपकी आंखों की औकात नहीं कि आप देख पाएंगे। ऐसे अरबों खरबों और सूरज हैं सूरज के पार, इससे अरबों खरबों गुना बड़े। हमारा इकलौता सूरज ही हमारी पृथ्वी से लगभग 1 करोड़ गुना बड़ा है। आप कंपेयर करिए तो आप समझिएगा, सूरज को आप फुटबॉल की साइज का समझ रहे हैं तो आपकी धरती राई है, सरसों उसके सामने साइज वाइज। और आप जो है उस ईश्वर की रक्षा कर रहे हैं, हम उस ईश्वर की रक्षा कर रहे हैं। हमारी औकात है उसके बारे में बात करने की। अरे उसने एक सिस्टम बनाया है, एक नेचर उसने बनाया, एक सिस्टम बनाया। उस सिस्टम को फॉलो करने से अधिक हमारा कुछ भी कर्तव्य नहीं है, और न तो हमारा उससे अधिक कुछ कह सकते हैं कि हमारे पास शक्ति ही कोई ऐसी है। धर्म धारण करने का विषय होता है। माना जाता है कि मानव मस्तिष्क में वो क्षमता होती है कि वो विजुलाइज कर सकती है चीज़ों को। वो व्यक्तिगत आपके अंदर है, वो कहीं मंदिर मस्जिद में नहीं है। तो वीडियो लंबी होती जा रही है। प्रायः मैं जब बात करना शुरू करता हूँ तो दिल करता है कि अपनी सारी बातें आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन मजबूरी है। ऑलरेडी आधे घंटे की वीडियो हो चुकी है। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग नहीं सुनते होंगे, नहीं देख पाते होंगे, लोगों को एंटरटेनमेंट ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरा फिर से यही कहना है कि एनडीटीवी को जो ख़रीदने का प्रयास किया जा रहा है वो षड्यंत्र है, वो बिजनेस नहीं है। इसे रोकने की ज़रूरत है, इसकी मुखालफत करने की ज़रूरत है, इसका विरोध करने की ज़रूरत है। मैं आग्रह करूँगा आप सभी लोगों से कि विरोध करिए इसका, और विरोध के साथ यह भी जोड़िए कि कोई भी मुनाफाखोर इस बिज़नेस में न आए। अगर कोई है तो उसका बहिष्कार करिए।
ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होने चाहिए, जैसे एजुकेशन सेंटर्स होते हैं। ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए। इनको प्रॉफिट कमाना है, अन्य तमाम बिजनेस हैं जहाँ वो जाए प्रॉफिट कमाएं, बट लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसको अपने प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। सारे अखबार आज के डेट में प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गए हैं। बताइए, अगर कोई संस्था प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी तो वो स्वतंत्र और निष्पक्ष कैसे हो सकती है? तो सीधी सी बात है, वो पैसे से प्रभावित रहेगी। जो पैसा देगा उसकी बात लिखेगी, कहेगी, दिखाएगी। आम नागरिक के मुद्दे कहाँ रह जाएंगे उसमें? यही हो रहा है इस देश में। चलिए, मैं भी सोच रहा हूँ, आप भी सोचिए। बहुत हुआ। जिन उम्मीदों से सरकार को बदला गया था, उम्मीदें आधी अधूरी ही नहीं, खंडित हो चुकी हैं। मजबूत विपक्ष भी हमारे सामने नहीं है। हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा। हम यह कहकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री नहीं कर सकते हैं कि विकल्प नहीं है। जो पीछे खड़े लोग हैं, इनसे भी बड़े लुटेरे हैं। सच हैं, बहुत सारे लोग हैं। खासकर क्षेत्रीय पार्टियों को मैं कहना चाहूँगा, क्षेत्रीय पार्टियों का राष्ट्रीय चुनाव में कोई हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए। इन्हें निकाल बाहर करना चाहिए, राज्यों तक सीमित रहें बस। ये देश में जो लोकतंत्र का ह्रास हुआ है, जो लोकतंत्र में गिरावट आई है, उसका सबसे बड़ा कारण ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं, क्षेत्रीय दल हैं, जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे खड़े हैं। अधिकांश इनमें जाति के नाम पे और धर्म के नाम पे खड़े हैं। इससे अधिक इनका कोई अस्तित्व नहीं है। इनको लोकसभा चुनाव से बाहर करना चाहिए। लोकसभा चुनाव में अगर दो दलीय व्यवस्था हो सके तो द बेस्ट है वो। एक पक्ष, एक विपक्ष, जैसे अमेरिका में है, रिपब्लिक और दूसरा है। तो चलिए, मेरी बातों पे विचार ज़रूर करिएगा। अगर मुझे देखिएगा, मुझे सुनिएगा, तो विचार ज़रूर करिएगा। जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। स्पष्ट प्रमाण है कि जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। भाजपा, मेरा मानना था, अब से कुछ वर्षों पहले तक मेरा मानना था कि भाजपा ही एकमात्र लोकतांत्रिक पार्टी इस देश में है। बाकी सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं। ये कमोबेश सच भी है। लेकिन आज भाजपा कहने को तो लोकतांत्रिक पार्टी रह गई है, लेकिन असल में भाजपा से भी आंतरिक लोकतंत्र लगभग ख़त्म हो चुका है। कुछ चंद लोगों ने भाजपा पे कब्जा कर लिया है, जो पूंजीवादी सोच के लोग हैं, जिन्होंने भाजपा को ख़त्म कर दिया है, इसके लोकतांत्रिक स्वरूप को नष्ट कर दिया है। व्यक्तिवाद बढ़ गया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसी एक व्यक्ति को इतना मजबूत कभी नहीं बनाना चाहिए लोकतंत्र में कि वो अपने आप को राजा समझने लगे। आज कमोबेश भाजपा की यही स्थिति है कि भाजपा में राजा पैदा हो गए हैं, लोकतंत्र नहीं रह गया है। भाजपा से भी आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो चुका है। यह भी एक तरह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह हो गई आज के डेट में। तो आइए सोचें, समझें और किसी नए रास्ते की तलाश करें, जो बहुत ही आवश्यक है लोकतंत्र की रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए, हम सबके उज्जवल भविष्य के लिए, हमारी आने वाली संतानों को उज्जवल भविष्य के लिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।